Hello everyone, welcome you all at the MS tutorial. Hope you all doing good. Now इस वीडियो में मैं आप सबको वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसका जो कंप्लीट कॉन्सेप्ट है वो बताऊंगा। ये जो टॉपिक है ये आरएसी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, आरएसी समझो एक तरह से इसके बिना अधूरा है, बिकॉज हमारा जब भी जनरल लाइफ में यूज होता है सबसे ज़्यादा इसी साइकिल पे बेस्ड रेफ्रिजरेटर यूज होता है या फिर एयर कंडीशनिंग यूज होता है। ठीक है, और इसका रीज़न भी क्या है वो मैं जैसे ही कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको पता चल जाएगा। बट ये मान के चलो कि ऐसा कोई एग्जामिनेशन है ही नहीं है जिसमें इस टॉपिक से आरएसी का अगर क्वेश्चन आए तो इससे क्वेश्चन नहीं आए। ठीक है, तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप थोड़ा इसको ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो ये जो है साइकिल का सिंपल सा डायग्राम है जिसमें जो जो कंपोनेंट यूज होता है उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल में कंप्रेसर यूज होता है, उसके बाद कंडेंसर एंड देन थ्रॉटलिंग वाल्व, इसको एक्सपांशन वाल्व भी बोलते हैं, एंड देन इवोपरेटर। मेनली जो है इसमें चार बेसिक्स जो है बेसिक कंपोनेंट हमारे यही चार है। ओके, इसके अलावा भी इसमें बहुत कुछ यूज होता है लेकिन वो एडवांसमेंट जब हम करते हैं इस साइकिल का तब यूज होता है, बट बेसिक सिर्फ इतना ही यूज होता है। कंप्रेसर का काम सिंपली होता है यहाँ पे जो भी लिक्विड है इसको कंप्रेस करके कंडेंसर में सेंड करना, और कंडेंसर का काम होता है जो ये लिक्विड बहुत ज़्यादा हीटेड यहाँ पे आया इससे हीट को बाहर निकाल के इसको ठंडा करना। ठीक है, फिर ये ठंडा लिक्विड यहाँ से एक्सपांड होता है। एक्सपांड होने का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर है वो हाई रहता है और यहाँ पे जो प्रेशर है वो लो होता है। ओके, तो इस हाई प्रेशर से लो प्रेशर में एक्सपांड करके ये थ्रॉटलिंग वाल्व जो है ये इवोपरेटर में आता है। और इवोपरेटर क्या करता है, ये हमारा कोई रीजन होगा जहाँ पे हम ठंडा करना चाहते हैं और यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है और हमने ऑलरेडी यहाँ से हीट निकाल के इस वर्किंग फ्लूइड का टेम्परेचर जो है लो कर दिया है। ओके, तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से यहाँ से जो हीट है इस इवेपोरेटर के वर्किंग फ्लूइड में जाता है। ये जो वर्किंग फ्लूइड है यहाँ से आते जाते जाते धीरे धीरे ये जो ठंडा था यहाँ आते आते वो हॉट हो जाता है और फिर से ये आगे बढ़ के कंप्रेसर में जाता है, फिर से कंप्रेस करता है, फिर से कंडेंसर में जाता है और जो हीट यहाँ से उसने लिया था वो सारा हीट इधर रिजेक्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे हीट एडिशन होता है, यहाँ पे हीट रिजेक्शन होता है। तो ये कंप्लीट बेसिक था VCRS का। ओके, इसमें कंप्रेसर यहाँ पे यूज होता है बिकॉज कंप्रेसर का काम होता है फ्लूइड को यानी मेनली जो है एयर को यहाँ पे जो है कंप्रेस करना होता है। ये बात ध्यान रखना, पंप का यूज करके हम लिक्विड को करते हैं यानी वाटर एंड ऑल को करते हैं, और कंप्रेसर का यूज करके हम एयर को कंप्रेस करते हैं, एयर या गैस को कंप्रेस करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना, मतलब कंप्रेसर में जब यहाँ से ये वर्किंग फ्लूइड आएगा वो एयर होगा। ओके, यहाँ पे भी एयर होगा और यहाँ पे भी जैसे ही आएगा यहाँ पे भी वो एयर रहेगा। जैसे ही यहाँ से हीट निकलेगा उसके बाद कंडेंसर के बाद यहाँ पे जैसे ही ये यहाँ से बाहर निकलेगा ये लिक्विड के फॉर्म में निकलेगा। तो यहाँ पे दो फेज होता है, इतने वाले पार्ट में जो है वो एयर होता है हमारा कंप्लीट वर्किंग फ्लूइड, और उसके बाद रेस्ट इतना जो प्रोसेस है इतने में वो लिक्विड रहता है। ठीक है, तो वो जो वहां पे कंप्लीट था इक्विपमेंट वाला उसी VCRS को जब आप TS डायग्राम पे ड्रॉ करोगे तो वो ऐसा दिखेगा। ठीक है, ये TS डायग्राम है VCRS। ओके, अब यहाँ पे जो ये दिख रहा है ये डोम है, इसको डोम बोलते हैं। अब इसके बारे में आपको आइडिया हो या नहीं हो, नहीं भी है तो मैं अभी बेसिक्स बताऊंगा कि ये डोम क्या होता है और यहाँ पे जो साइकिल है उसका मतलब क्या है। ठीक है, इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का समझ होना चाहिए। अगर नहीं है, आपको नहीं पता चलता कि एंट्रोपी क्या होता है, इंथैल्पी क्या होता है, सबकूल्ड रीजन क्या होता है, वेट रीजन क्या होता है। जैसे यहाँ पे ये वेट रीजन हुआ, ये सबकूल्ड रीजन है, ये सुपरहीटेड रीजन है। ओके, यहाँ पे सैचुरेशन पॉइंट होता है, ये सब सैचुरेशन पॉइंट है, ड्राइनेस फ्रिक्शन। तो ये सब बेसिक चीज है, ठीक है, जो कि पता होना चाहिए, थर्मोडायनेमिक्स में ही ये सब पढ़ते हैं। बट फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं भी थोड़ा सा इसको रिकैप कर देता हूँ, बिकॉज इसके बिना इम्पॉसिबल है VCR समझ में आना। ठीक है, कई बार तो सिर्फ और सिर्फ TS डायग्राम ही पूछ लिया जाता है, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ TS डायग्राम विद देके किसी ऑप्शन में ये सही वाला है, किसी ऑप्शन में वो यहाँ तक खींच देगा, किसी ऑप्शन में वो ऐसे कर देगा और आपसे पूछ लेगा कि TS डायग्राम VCRS का क्या होता है। ठीक है, तो ईच एंड एवरी टर्म में जो भी बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, सब चीज को आप ध्यान से देखना। ऑब्जेक्टिव में कुछ भी आ सकता है, मैं यहाँ पे कुछ भी फालतू थोड़ा सा भी नहीं बताऊंगा,
मैं चाहता तो शिवानी का रीड आउट कर देता, बट वो नहीं बता रहा हूँ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये नोट्स मेडी जी का है, और इस पे गेट ईएससी, ठीक है ना, कोई भी एग्जामिनेशन हो इससे बाहर नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आरजेपीवी में भी आएगा यहीं से, ठीक है। तो आप बस अच्छे से ध्यान से देखना थोड़ा देर ना। बेसिक जो थर्मोडायनेमिक्स है, जो कि वीसीआरएस के पहले आप सबको पता होना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज क्या क्या होता है, जो हमारा प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, जिससे हम किसी भी सिस्टम को पहचानते हो उसको प्रॉपर्टीज बोला जाता है, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज, ओके। अब जो हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सेकेंड लॉ का जो दो स्टेटमेंट है, क्लॉसियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट, आपको ये दोनों स्टेटमेंट याद नहीं रखना है, ठीक है। आरएसी में इससे हार्डली ही क्वेश्चन आता है, वैसे आ भी सकता है, बट ये जान लो कि क्लॉसियस स्टेटमेंट जो है वो कॉन्सेप्ट देता है रेफ्रिजरेशन का, ओके। और जो केल्विन स्टेटमेंट है वो हीट इंजन का कॉन्सेप्ट देता है, ठीक है। तो हमारा जो आरएसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट होता है, जिसपे बेस्ड हमारा कंप्लीट जो रेफ्रिजरेशन का बेस्ड होता है, रूट जो होता है वो यही होता है क्लॉसियस स्टेटमेंट। नेक्स्ट जो आपको इंथैल्पी और इंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इंथैल्पी सिंपली जो होता है उसको एच से डिनोटेट करते हैं, और ये U प्लस पीवी टर्म को इंथैल्पी बोला जाता है। इसका कोई भी स्पेशल लॉजिक नहीं है, ये एक तरह से हीट ही होता है। ये बस मोलियर साहब के द्वारा क्या किया गया था कि जब भी बार बार वो कैलकुलेशन कर रहे थे तो ये दोनों टर्म हमेशा आता था, तो उन्होंने इन दोनों टर्म को एक साथ जो है इंथैल्पी बोल दिया, ठीक है। तो इंथैल्पी जो होता है U प्लस पीवी होता है। U आपका इंटरनल एनर्जी हो गया, P प्रेशर हो गया, V वॉल्यूम हो गया। और इंट्रोपी जो है, इंट्रोपी तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। S ये क्या होता है, Q अपॉन T, ठीक है, या फिर यहाँ से डेल Q अपॉन T बोल सकते हो, इसको आप साइक्लिक ऐसे कर दो। ये आपका इंट्रोपी होता है। इंट्रोपी एक तरह से रेंडमनेस होता है कि किसी भी फ्लूइड का मॉलिक्यूल कितना रैंडमली मूव कर रहा है, ठीक। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में आप सबको पता हो, जिसमें हीट इंटरेक्शन जीरो हो, ओके। और इसका जो वर्क होता है वो क्या होता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस 1, ओके। और इंटरनल एनर्जी यहां से निकाल सकते हो Q इक्वल टू W प्लस DU, ठीक है। तो यहाँ से आप DU निकाल सकते हो। तो ये एडियाबेटिक के केस में होता है, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है प्रैक्टिकली तभी पॉसिबल होता है या तो हम इतना फास्ट करा दें कि हीट ट्रांसफर, जैसे मान लो तुम्हारे पास दो टेम्परेचर डिफरेंस का बॉडी है T2 और T1, इन दोनों के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस अगर है तो हीट इंटरेक्शन होगा, ठीक है। तो हीट इंटरेक्शन रोकने के लिए सिर्फ दो काम कर सकते हो तुम, इसके बीच में या तो इंसुलेटर लगा दो, या तो इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन ही नहीं होने दो सफिशिएंट टाइम के लिए, इसको टाइम ही नहीं दो आपस में कि ये आपस में हीट एक्सचेंज कर सके। इन दोनों को एक दूसरे से इतना फास्टली मूव करा दो कि इनके पास हीट एक्सचेंज करने का टाइम ही ना मिले, ठीक है। तो इस तरह से हम एडियाबेटिक प्रोसेस को प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस होता है हमारा पॉलीट्रोपिक, कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी प्रोसेस जो आप समझ में नहीं आ रहा, वो सब कुछ प्रोसेस जो है मेनली प्रैक्टिकल सारे प्रोसेस पॉलीट्रोपिक में ही आते हैं, ठीक है। पॉलीट्रोपिक में सिंपल, इसमें कुछ ना कुछ हीट होता है, बाकी वर्क इसमें सेम होता है। यहाँ पे N-1 हो जाता है पॉलीट्रोपिक के केस में, ठीक है। और यहाँ पे Q भी होता है ना। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कर्व्स है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए VCRS पहले पढ़ने के पहले, ठीक है। तो ये TS डायग्राम है और ये PH डायग्राम, और ये है किसका, ये लिक्विड का है, ठीक है। लिक्विड में भी आप जैसे वाटर हो गया एंड ऑल, इन सब चीजों का, ठीक है, उन सब चीजों में ये वाला डोम जो है वो एप्लीकेबल होता है। इसका मतलब क्या होता है वो देखो, ये जो है आपका डोम के जो इनसाइड वाला होता है उसको हम वेट रीजन बोलते हैं। वेट रीजन मतलब यहाँ पे जो फ्लूइड रहता है वो लिक्विड प्लस वेपर दोनों फॉर्म में रहता है, ठीक है। ये वाला जो रीजन है आपका सुपर हीटेड रीजन है। सुपर हीटेड रीजन मतलब यहाँ पे फ्लूइड को हम इतना हीट देते हैं, जैसे वाटर को आप इतना हीट दे दो कि वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। तो उसको सुपर हीटेड, सिर्फ और सिर्फ वेपर फॉर्म में होता है। और ये वाला जो है सबकूल्ड लिक्विड बोला जाता है, इसको सबकूल्ड लिक्विड रीजन बोला जाता है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लिक्विड होता है, तो इस टर्म का मतलब ये होता है। उसी तरह यहाँ पे ये जो है पीएच डायग्राम है, ठीक है, प्रेशर और इंथैल्पी डायग्राम। ये अच्छे से याद रखना, ये याद होना चाहिए कि आपको पीएच डायग्राम ऐसा होता है, ठीक है, और ये टीएस डायग्राम ऐसा होता है। ये डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो उसमें भी यहाँ पे ये वेट रीजन है पीएच का,
और ये सबकूल्ड लिक्विड, यानी यहाँ पे सिर्फ लिक्विड होगा, यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर होगा और यहाँ पे वेपर होगा। ओके, अब ये जो कैलकुलेशन है इंथैल्पी और एंट्रोपी, ये पूरा कैलकुलेशन आपका जो है VCRS में यही पूरा कैलकुलेशन चलेगा, इसी पे आपका सारा का सारा क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, पूरा होल VCRS सिर्फ और सिर्फ इसी इंथैल्पी और एंट्रोपी के फॉर्मूले पे बेस्ड है। सिर्फ और सिर्फ इसका 6 फॉर्मूला है, 5 से 6 उसी पर। ठीक है, तो अब थोड़ा सा देखते हैं, अच्छे से ध्यान से देखना। ये जो रीजन मैंने बताया, ये वेट रीजन जहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर दोनों होता है, ये आपका लिक्विड रीजन होता है। और ये सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन यानी यहाँ पे वेपर के फॉर्म में होगा फ्लूइड, यहाँ पे लिक्विड के फॉर्म में होगा और यहाँ पे लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास कोई फ्लूइड है, जैसे वाटर है, नॉर्मल वाटर है, उस समय जो आपका उसका जो टेम्परेचर और एंट्रोपी दोनों कम रहता है। ठीक है, यहाँ पे देखो मान लो ये T1 पे है स्टार्टिंग में और उसका एंट्रोपी ये है। ओके, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये टेम्परेचर बढ़ाते गया, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, मतलब एक ऐसा पीक आएगा टेम्परेचर बढ़ने का, जिसके बाद अगर थोड़ा सा भी आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो ये किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ये देख लो, ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। ठीक है, इस पॉइंट के इधर तक ये लिक्विड है और इस पॉइंट से इधर जैसे ही बढ़ेगा ये वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। तो इस पॉइंट को जो बोला जाता है सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। अब उसके बाद टेम्परेचर आप बढ़ाते जाओ, फिर भी जो है इसका टेम्परेचर, इस पूरे फ्लूइड का टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो इसका एंट्रोपी जो है ये बढ़ते जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना। टेम्परेचर जैसे ही आप बढ़ाते जाओ तो एंट्रोपी जो है इसका आगे ये बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देखो एंट्रोपी यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे ज्यादा है, तो इस तरह से एंट्रोपी बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब एंट्रोपी बढ़ते जा रहा है का मतलब क्या हुआ, अगर बॉडी आपका सॉलिड में हो तो एंट्रोपी सबसे कम, लिक्विड हो तो एंट्रोपी फिर से बढ़ जाएगा, और गैस हो गया तो एंट्रोपी सबसे ज्यादा हुआ। तो मतलब जैसे जैसे आप इधर जाओगे इसका जो है एंट्रोपी बढ़ते जाता है और ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते जाता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ज्यादा पार्ट जो है यहाँ पे लिक्विड होगा और इधर जो है ज्यादा पार्ट क्या होगा, वेपर होगा, और ये दोनों यहाँ कंप्लीट जो है लिक्विड प्लस वेपर का ही मिक्सचर है ना। इस पॉइंट पे जैसे ही आएगा, इस पॉइंट पे आने के बाद थोड़ा सा अगर आप हीट दोगे तो वो सडनली जो है कंप्लीट लिक्विड, जितना भी लिक्विड था थोड़ा भी आपका लिक्विड नहीं बचेगा, वो कंप्लीट का कंप्लीट फ्लूइड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम सुपर हीटेड रीजन बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो ये पॉइंट है इसको भी सैचुरेशन पॉइंट बोला जाता है। ठीक है, और इस पॉइंट पे जो फ्लूइड रहता है उसको सैचुरेटेड लिक्विड बोलते हैं, और इस पॉइंट पे जो वेपर रहता है इसको सैचुरेटेड वेपर बोलते हैं। ठीक है, ये बात अच्छे से ध्यान रखना। ये सब जो टर्म है ना न्यूमेरिकल में आपको यूज होता है, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा ये सैचुरेटेड लिक्विड है, ये सैचुरेटेड वेपर है। ठीक है, तो ये सब जो टेक्निकल टर्म है आपको याद रखना पड़ेगा। ओके ना, एक बार मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यहाँ पे क्या था, लिक्विड था। ओके, यहाँ पे भी लिक्विड था, और यहाँ पे जैसे ही थोड़ा सा हमने हीट ऐड किया, ये गैस में ऐड होना, गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया, लिक्विड प्लस वेपर। ठीक है, यहाँ पे क्या था, लिक्विड यहाँ से डिक्रीज होते जा रहा है और वेपर इंक्रीज होते जा रहा है जैसे जैसे आप यहाँ बढ़ोगे। फाइनली यहाँ पे लिक्विड थोड़ा सा बचेगा और वेपर जो है बहुत ज्यादा बचेगा, और जैसे ही इस पॉइंट से आप कन्वर्ट होगो तो सबसे ज्यादा ये सुपर हीटेड रीजन पे चला जाएगा, तो यहाँ पे वेपर मिलेगा आपको। उसके बाद यहाँ पे भी हर जगह जो आपको वेपर मिलेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ते जाएगा। नाउ इस वेट रीजन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन। ठीक है, अब ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि कितना ज्यादा ये अंदर में सूखा हुआ है, इट मीन्स वेपर में कितना ज्यादा ये कन्वर्ट है। ठीक है, ये सिंपली होता है आपका सूखा का मतलब वेपर, वेपर जो है ऊपर में डालो और मास ऑफ वेपर प्लस मास ऑफ लिक्विड। वेट रीजन में किसी भी पॉइंट पे जैसे आपको बोला जाएगा ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.8। ठीक है, इसका मतलब जो ये जो पॉइंट होगा इस आधे से इधर होगा, इस साइड होगा। अगर आपको ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.2 बोला गया तो मतलब लिक्विड जो है कहीं पे यहाँ पे होगा। अगर आपको 0.5 बोला गया ड्राइनेस फ्रैक्शन, मतलब ये बिल्कुल मिडल पॉइंट पे होगा। 0.9 बोला गया तो यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे कितना होता है, मतलब फिगर देख के एक तरह से अप्रोक्सीमेट आइडिया लगाने आपको आना चाहिए कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कहाँ का कितना होगा। ठीक है, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको याद रखना पड़ेगा ऑलवेज VCRS के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं सबकूल्ड रीजन में जो फॉर्मूला होगा उसके बारे में। नाउ ये जो पॉइंट है HF, यहाँ पे HF बोला जाता है और ये HG। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ लिक्विड और ये इंथैल्पी ऑफ सुपरहीटेड गैस या तो फिर गैस, ये दोनों आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, ये दोनों स्टीम टेबल में भी इसके बारे में दिया रहता है, और
जब ये आपको दिया रहेगा, इनके बेस्ड पे जो है आप किसी भी टेम्परेचर का, मान लो इस टेम्परेचर का इस पॉइंट का आपको इंथैल्पी निकालना हो या इंट्रोपी निकालना हो तो निकाल सकते हैं। उसी तरह यहाँ का SF भी दिया रहता है, यहाँ का SG भी दिया रहता है, ठीक है। तो इन 4 इंफॉर्मेशन के बेस्ड पे आप इस डोम में किसी भी पॉइंट का, चाहे ये पॉइंट हो, 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 किसी भी पॉइंट का इस कंप्लीट साइकिल में उस पॉइंट का आप इंथैल्पी और इंट्रोपी पता करने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जब आपके पास ये चारों चीज हो और साथ ही साथ ड्राइनेस फ्रैक्शन पता हो, ठीक है। तो लिक्विड रीजन में जो फॉर्मूला होता है उसका फॉर्मूला ये होता है HF माइनस H1, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस H1 यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को माना हुआ है, मान लो आप H1 इसे भी मान सकते हो, आप H1 का निकालना चाहते हो, ठीक है। तो HF माइनस H1 इक्वल टू CP लिक्विड T सेचुरेटेड माइनस T1। T सेचुरेटेड यानी ये इस पॉइंट, सेचुरेशन पॉइंट का टेम्परेचर ये पता ही होता है आपको, ये क्वेश्चन में दिया रहता है। और T1 मतलब जिस टेम्परेचर पे, जिस भी टेम्परेचर पे, ये T1 इस पूरे एरिया में से कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो टेम्परेचर यहाँ पे डालो, उस पॉइंट का आपको इंथैल्पी मिल जाएगा, यानी H1 मिल जाएगा। आप H1 को इधर कर दो और इसको इधर कर दो तो उससे पता चल जाएगा। उसी तरह आपका SF निकाल सकते हो, यानी इस पॉइंट में से, इस एरिया में से किसी भी पॉइंट का आपको क्या निकालना हो, एंट्रोपी निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है SF, ठीक है, माइनस S1 इक्वल टू CP लिक्विड। CP क्या है, स्पेसिफिक हीट, ये भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। और ये क्या है, LN। LN मतलब बेस आपका E होना चाहिए लॉग का, LN T सेचुरेटेड अपॉन T1, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं इस पे क्वेश्चन करके बताऊंगा जब VCRS में न्यूमेरिकल करूंगा और ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना याद रखो। उसी तरह वेट रीजन, वेट रीजन यानी कौन सा हो गया, अब हमारा ये वाला रीजन। इस वाले रीजन में कहीं पे भी अगर आपको इंथैल्पी निकालना हो या तो फिर इंट्रोपी निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला होता है H2 इक्वल टू H2, मान लो अभी ये पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ H2, तुम ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, ठीक है। इस पॉइंट का तुम निकालना चाहते हो तो तुम्हें इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन पता होना चाहिए, ओके। अगर इस पॉइंट का निकालना चाहते हो तो इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन होना चाहिए। सिंपल तुम्हें करना क्या है कि इसका जो फॉर्मूला होता है H2 इक्वल टू HF, यानी ये प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन इनटू HFG। HFG का मतलब क्या है, यहाँ पे HG माइनस HF। HG क्वेश्चन में दिया रहेगा, यहाँ पे HG और यहाँ पे HF, ठीक है। तो इसका माइनस को मल्टीप्लाई कर दो तुम ड्राइनेस फ्रैक्शन से, किसी भी पॉइंट का, इस पॉइंट का ड्राइनेस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें इस पॉइंट का इंथैल्पी मिलेगा। इंट्रोपी का भी सेम फॉर्मूला है SF प्लस X2 SFG, SF प्लस X2 SG माइनस SF, ठीक है। ये फॉर्मूला डायरेक्टली क्वेश्चन में आ सकता है इस पे MCQ में। नाउ HG माइनस HF जो होता है ये हमारा लेटेंट हीट होता है। लेटेंट हीट का मतलब ये हुआ वैसा हीट जो फेज चेंज करने के लिए यूज होता है। यहाँ पे देखो तुम कितना भी हीट दे रहे हो तो इस फ्लूइड का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं रहा, टेम्परेचर यहाँ से इंक्रीज होना स्टार्ट किया, ठीक है। इसके बीच में जो है टेम्परेचर नहीं इंक्रीज हो रहा है, ये मीडियम अपना चेंज कर रहा है, ये लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट होने में जो हीट यूज हो रहा है उसको लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। तो इस फ्लूइड का तुम लेटेंट हीट निकाल सकते हो अगर तुम Hg माइनस HF कर दो, जो कि इंथैल्पी होता है, इंथैल्पी को ही हीट भी बोलते हैं। तो वो जो आंसर आएगा आपका वो लेटेंट हीट होगा, ठीक है। यहाँ पे वही फॉर्मूला है, लेटेंट हीट इक्वल टू Hg माइनस HF। अब देखो Hg माइनस HF यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कभी कभी तुमको डायरेक्ट LH दे दिया जाता है ऑप्शन में, MCQ क्वेश्चन में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, वो सेम चीज है, ठीक है। He माइनस HF को ही LH बोला जाता है। और उसी तरह Hg माइनस HF को T सेचुरेटेड से डिवाइड कर दो तो वो आ जाएगा। जैसे इंट्रोपी के बारे में आप सबको पता है, Q अपॉन T होता है, ठीक है। Q यहाँ पे क्या है, Hg माइनस HF, ठीक है, वही तो यहाँ पे है। Hg माइनस HF को ही तो हम LH बोलते हैं अगर आप इसको T सेचुरेटेड। अब T सेचुरेटेड क्यों है, क्योंकि देख लो यहाँ पे जो टेम्परेचर आपका आएगा, ये वाला जो टेम्परेचर है क्या है, T सेचुरेटेड। इस वेट रीजन में कहीं पे भी निकालो तो T सेचुरेटेड ही आएगा ना। तो T सेचुरेटेड से अगर आप डिवाइड कर दो तो वो आपका क्या आएगा, एंट्रोपी आएगा। वही यहाँ पे दिया हुआ है Sg माइनस SF जो है HFG अपॉन T सेचुरेटेड आएगा, या तो फिर LH अपॉन T सेचुरेटेड आएगा ना। सुपर हीटेड रीजन, सुपर हीटेड रीजन का मतलब जो है आपका ये वाला रीजन हो गया, ठीक है। आपका ये यहाँ से जो रीजन होगा, ये रीजन आपका सुपर हीटेड रीजन होगा, ये वाला कंप्लीट रीजन, ठीक।
अब आपको पता है Hg यहाँ पे और ये यहाँ पे Hf है, और इसमें से किसी भी पॉइंट का अगर आपको टेम्परेचर, यहाँ पे ये सीधा टेम्परेचर लाइन होगा, ठीक है, किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर आपको दिया हुआ रहे और यहाँ पे क्या है, ये गैस है और गैस का मतलब होगा तो यहाँ पे जो स्पेसिफिक हीट आएगा वो क्या आएगा, Cp गैस। तो उसके हिसाब से आप H3 3 पॉइंट कहीं पे भी, यहाँ पे भी 3, यहाँ पे भी 3, इसमें से किसी भी पॉइंट का निकालना चाहो तो सिंपल होगा H3 माइनस Hg इक्वल टू CpV T3 माइनस T सैचुरेटेड। T सैचुरेटेड जो होगा आपका वही ये वाला टेम्परेचर T सैचुरेटेड, और T3 कहीं पे भी किसी भी पॉइंट का टेम्परेचर ले लो जिस पॉइंट का आप निकालना चाह रहे हो। उसी तरह एंट्रोपी का भी फॉर्मूला होता है H3 माइनस Hg इक्वल टू CpV ln T3 अपॉन T सैचुरेटेड, ठीक है, ये वाला टर्म नहीं है, सिर्फ T3 अपॉन T सैचुरेटेड। तो ये फॉर्मूला था आपका, सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से रटा होना चाहिए कि लिक्विड रीजन में अगर आपको इंथैल्पी निकालना हो तो क्या करेंगे, अगर वेट रीजन में इंथैल्पी निकालना हो, एंट्रोपी निकालना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, और सुपर हीटेड रीजन में इंथैल्पी या एंट्रोपी निकालना होगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। ये आपको हर फॉर्मूला यूज करते आना चाहिए। मैं आगे न्यूमेरिकल बताऊंगा उसमें यूज करूंगा ये वाला फॉर्मूला, तो उस समय आपको इस फॉर्मूला का अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाएगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसको याद कर लो अच्छे से, ठीक है, और समझ लो कि हर फॉर्मूला में जो टर्म है उस टर्म का यूजेज कहाँ पे क्या है। ओके, तो आगे जो है VCRS में नेक्स्ट लेक्चर में जो है कंटिन्यू रखूंगा, और VCRS जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं उस पे बेस जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगा। बट बिफोर ऑब्जेक्टिव आपको कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए, नहीं तो ऑब्जेक्टिव करने का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। होप आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन करें, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब MS ट्यूटोरियल। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।